नमस्कार साथियों, जैसे कि पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कंपनी होती है, कंपनी का जो अस्तित्व है अपने सदस्यों से अलग होता है। इससे पहली वीडियो में हमने दो केसेस लिए थे, जैसे सोलोमन एंड सोलोमन केस लिया था। एक ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड का केस था। इन दोनों केसेस के माध्यम से आपको कंपनी के बारे में बताया गया था। तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कंपनी का जो समामेलन है या कंपनी का जो पर्दा है वो कैसे उठता है, कंपनी का जो आवरण है वो कैसे उठता है, यानी कि वेल ऑफ ए कॉर्पोरेशन। तो इस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विद कंप्लीट केस लॉज के साथ में वीडियो का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि एक जो कंपनी है, कंपनी का अगर कोई क्राइम होता है, कोई केस होता है, या कोई भी ऐसा कार्य होता है जो कंपनी के या लोगों के अहित में नहीं है, तो उसके लिए कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कंपनी ना तो सोच सकती है, ना कंपनी का अपमान हो सकता है, ना उसका सम्मान हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हालांकि हम पहले बता चुके हैं डेफिनेशन इसके बारे में कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज रेगुलेटेड बाय द लॉज, ठीक है। तो आज ये वीडियो जो है कंपनी के आवरण के पर्दे उठाने से बात करती है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो बेहद इंटरेस्टिंग भी है, जो आपको पूरे कंप्लीट केस लॉज के साथ में हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूं कि कंपनी के आवरण का पर्दा उठाना, ठीक है। तो देखो, ये है कंपनी के आवरण का पर्दा उठाना, यानी कि वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी के सदस्य या निदेशक करों की चोरी करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, या कोई अनुचित कार्य करते हैं तो ऐसी दशा में कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल, जो कंपनी न्यायाधिकरण है, उसके द्वारा कंपनी के आवरण को हटाकर वास्तविक दोषियों की जांच करता है, और कंपनी के विरुद्ध जो वास्तविक दोषी है, कंपनी के विरुद्ध कोई केस नहीं हो सकता, वास्तविक दोषियों को ढूंढता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है, ठीक है। देखो, कंपनी का आवरण या पर्दा कैसे उठता है? जब कंपनी के सदस्य या निदेशक करों की चोरी, लोगों को धोखा देना या अनुचित कार्य करते हैं, तो ऐसी दशा में कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा आवरण को हटाकर वास्तविक दोषी की जांच करती है और उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्यवाही करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपनी का जो आवरण है, क्योंकि कंपनी का जो अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से अलग होता है, जैसे, ठीक है। तो इसलिए जो वास्तविक दोषी, अगर जरूरत पड़े तो आवरण, जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वास्तविक की, उसके जिम्मेदारी किसके पास है, हु इज द रियल मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये होता है। अब बात करेंगे कि कंपनी किन परिस्थितियों में कंपनी के आवरण का पर्दा उठाया जा सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां जिनमें कंपनी के आवरण का पर्दा उठाया जा सकता है? तो दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं वो हमारे। फर्स्ट मेथड है हमारा न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत, अगर जुडिशियल डिसीजन है उनके अंतर्गत उठाया जाता है, ठीक है, ये। और सेकंड होता है हमारा स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, जो हमारे स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत ये पर्दा उठाया जाता है। अब बात करते हैं पहली बात के बारे में कि न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत कैसे पर्दा उठाया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे, इसको हम कंप्लीट केस लॉज के साथ में पूरा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत में कि सरकारी राजस्व की चोरी को रोकने के लिए, अगर कोई कंपनी का प्रबंधक या कोई सरकारी जो कर है, टैक्स है, जो लोक हित में काम आते हैं, उनकी कोई चोरी करता है, उसको रोकने के लिए कंपनी के आवरण को हटाकर जो वास्तविक लोग हैं, वास्तविक व्यक्ति हैं, उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक केस था हमारा सर दिनेश मानिक जी, पेटेंट AIR 1927 बम्बई 371। इस केस में क्या था कि जो दिनेश मानिक शाह थे, इन्होंने क्या किया कि अपने करों के बचाव के लिए इन्होंने 4 और निजी कंपनियां बनाई। उन कंपनियों, ताकि ये जो डिविडेंड है, जो इनका लाभांश है, वो उसे बचा सके, और इन कंपनियों का प्रयोग इन्होंने कंपनी से ऋण लेने हेतु किया। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि कंपनी, जो 4 कंपनी है,
उनका जो यूज़ किया गया है केवल करों की चोरी के लिए किया गया है, जबकि वे कंपनियां जो हैं कोई व्यापार या कोई भी लेन देन नहीं कर रही थी। ठीक है, इसलिए जो इन्होंने टैक्स की चोरी की वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है हमारी पॉइंट बी है कि इसमें कपट या अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति मतलब झूठे तरीके से या कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसको कैसे रोका जाता है। एक केस है इसमें, रिलेटेड केस है एक, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने 1973। और जो है इस केस में क्या था कि जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है इसमें हॉर्ने नामक एक व्यक्ति थे, उनको जो है मैनेजर बनाया गया। तो इन्होंने क्या किया कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी जो कार बनाती थी उसके लोगों को पटाना शुरू कर दिया कि आप जो है गाड़ियां यहाँ से ले रहे हैं, मैंने भी एक अपनी कंपनी खोल दी है, आप मुझसे गाड़ी ले, जबकि जो उस समय ये तय हुआ था कि आप कंपनी के हित में काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने उसको भूल करके अपना हित प्रारंभ कर दिया सोचना, और इन्होंने जो है ग्राहकों को पटाना शुरू कर दिया। तो ये कपट या अनुचित व्यवहार था जो कंपनी के साथ था। ठीक है, अगली बात है कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण करने के लिए। जो कंपनी का जो शत्रु चरित्र होता है उसका निर्धारण करने हेतु, मान लें अगर किसी, जैसे हम भारतीय हैं और भारत का कोई व्यक्ति किसी विदेश में जो शत्रु देश है हमारा, वहां पर कोई जॉब करता है, कोई कंपनी चलाता है और वहां की गवर्नमेंट से कर्जा लेकर वो भारत आ जाता है, अगर उस देश का चरित्र शत्रु का है तो ये लायबिलिटी नहीं बनती कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो कर्जा है उसको दें। तो जरूरी नहीं है। इससे रिलेटेड एक केस है डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एवं रबड़ कंपनी लिमिटेड 1916 2A307। तो इस केस में यही हुआ था कि जो जर्मनी कंपनी ने, इस केस में क्या हुआ था कि जर्मनी कंपनी ने इंग्लैंड में अपने टायर बेचने के लिए कंपनी लगाई, जबकि ये जर्मनी के पास सबसे ज्यादा शेयर्स थे इस कंपनी के। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक चला। इस वर्ल्ड वार के दौरान ये दुश्मन चरित्र हो गया, एक दूसरे के आमने सामने आ गए इंग्लैंड और जर्मनी। तो अब जर्मनी ने इंग्लैंड पर के जो सदस्य हैं उनसे अपना व्यावसायिक ऋण वसूलने के लिए उन पर केस कर दिया। तो इस पर न्यायालय ने अपनी टिप्पणी देते हुए ये कहा कि क्योंकि जो कंपनी है वो शत्रु देश की है, इसलिए जो इंग्लैंड है उसका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो आपका ऋण दे। हालांकि जो कंपनी है, कंपनी पर भी केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है जो जिसका ना तो अपमान हो सकता है ना इसका सम्मान हो सकता है। ठीक है, अब कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, अब कंपनी पर केस नहीं हो सकता। अगर कंपनी पर केस होता भी है तो नियम ये है कि आवरण को हटाकर, जो आवरण पड़ा हुआ है वो पर्दे को हटाकर वास्तविक लोगों को सजा दी जाती है। वास्तविक लोगों को सजा इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जो वास्तविक लोग हैं वो जो है शत्रु देश के साथ में काम कर रहे थे, अभी वो शत्रु बन गए, अभी उनका कोई दायित्व नहीं बनता उनका कर्जा वर्जा देने का। ठीक है बस, ये है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि जो कल्याणकारी अधिनियम है उनसे बचने के लिए अगर कोई कार्य करता है तो कंपनी का आवरण हटाया जा सकता है। इसमें केस था, केस है ये वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 1986, कंपनी केस 134 SC। तो इस केस में ये कहा था कि एक कंपनी बनाने के लिए एक अकेला व्यक्ति जो वर्कमैन था उसने एक कंपनी बनाई, अकेले व्यक्ति ने बोनस को मतलब चोरी करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि भाई तुम्हारे पास ही रहेगा, लोगों को ना देना पड़े, तो कंपनी बनाई थी। तो कोर्ट ने ये पाया कि जो दायित्व है, जो गवर्नमेंट के दायित्व हैं उनको कम करने के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो इस केस में ये था। अगला जो हमारी बात है, अगली बात है हमारी न्यायालय की मानहानि के निर्धारण के लिए। अगर मान ले कोई कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है, हालांकि थोड़ी सी इसमें हंसी वाली बात भी है, गलत भी है, कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप कोर्ट को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। अभी कोर्ट ने एक केस के माध्यम से इसको समझते, केस है ज्योति लिमिटेड कमलजोत भसीन, कंपनी का नाम है
ज्योति लिमिटेड। तो इसमें क्या हुआ था, ये दिल्ली का केस था। कोर्ट ने उन्हें ये कह दिया था कि फ्लैट था, मकान था, कि आप वो उनको बेचना चाहते थे, कि जब बेचते समय ये हुआ था कि आप इस पर जो है दूसरी मंजिल भी बना सकते हैं। अब जब उन्होंने ले लिया और अभी पैसा का लेन देन पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम ये बनाना चाहते हैं, तो कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसमें नहीं बना सकते, तो आप नहीं बनाओगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, कोर्ट को चैलेंज दिया, मतलब चैलेंज क्या, पागल बनाने की कोशिश करी अपने अपने हथकंडे लोगों के बचने के लिए। तो उसने करा क्या, उसने ये काम किया कि एक दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया। अब उन्होंने सोचा कि कोर्ट है, कोर्ट और कंपनी के पास जो केस होगा कंपनी के ऊपर होगा, ना कि उन लोगों के ऊपर होगा। ये सोच करके उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, मतलब अपना मकान बना लिया। अब मकान बनने के बाद में कोर्ट ने उस कंपनी के आवरण हटा दिया। पता चला वास्तविक दोषी तो ये भाई साहब है, पकड़ लो, दे दी सजा। ठीक है, तो ये कोर्ट के जो निर्णय है, कोर्ट की मानहानि के निर्धारण करने के लिए है। अगली बात है स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट वैधानिक जो प्रावधान है उनके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, यानी कि एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट है हमारा, कंपनी के नाम का गलत वर्णन करने पर। कंपनी के नाम का गलत वर्णन कैसे किया जाता है, देखो मान ले एक प्रबंधक है, कंपनी का मैनेजर है, या कोई भी XYZ कोई व्यक्ति है। अब वो अपने मतलब कहीं किसी समझौते पर हस्ताक्षर करता है और अपने साइन कर देता है, उस पर मोहर नहीं लगाता है, स्टैंप नहीं लगाता है। तो अब क्या हो गया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट या वो जो एग्रीमेंट हुआ या जो संविदा बनी, वो बनती है, व्यक्तिगत संविदा बन जाती है, वो उस प्रबंधक के और सामने वाली पार्टी के साथ में वो हो जाती है। जबकि ऐसा है कि वो होना चाहिए था कंपनी के साथ में। तो अगर कंपनी का जो है नाम का गलत वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, तब कंपनी के आवरण का पर्दा हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो अगली बात है हमारी कि कपट द्वारा जमा स्वीकार करने और वापस ना करने पर। यदि कोई कंपनी है ब्याज का भुगतान जो है जो देय तिथि है, जो निर्धारित तिथि है, उस तक नहीं करती है, और कंपनी ट्रिब्यूनल या जो कंपनी न्यायाधिकरण है उसके द्वारा बढ़ाई गई तिथि के अंतर्गत भी उसका भुगतान नहीं करती है, तो इसके लिए एक कंपनी को 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जो प्रावधान है हमारा कंपनी अधिनियम के धारा 74, 75 और 447 के अंतर्गत ये जो है प्रावधान है। ठीक है, और इसके बाद है प्रविवरण में मिथ्या होने पर। इसके बाद जो अगली बात है हमारी, प्रविवरण में मिथ्या होने पर। ठीक है, मतलब प्रविवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि जो कंपनी का प्रबंधक है उस समय या उस समय रहा होगा जिसने ये रिपोर्ट दी थी लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से, तो उसको कपटपूर्ण तरीके से मतलब काम करना चाह रहा था वो, तो उसको जो है धारा 45 और 447 के अंतर्गत में उसको सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद अगली बात हम करते हैं इसके बाद में कंपनी के स्वामित्व की जांच करने की दशा में। तो धारा 216 इसमें लगती है, जो स्वामित्व है उसकी जांच करने के लिए। मतलब किसी कंपनी के द्वारा अगर कोई गलत काम किया गया है, अनुचित काम किया गया है, तो कंपनी के जो स्वामित्व है कि उसके जो वास्तविक रियल जो ओनर है उसकी जांच करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो अपना ये कार्य कर सकती है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम कंपनी के साथ कपट या कुप्रबंध की जांच की दशा में। मतलब अगर कंपनी के साथ में कोई कपट हो रहा है, कुप्रबंध हो रहा है, तो उस दशा में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 210 और 212 के अंतर्गत में दिए गए हैं, कि जो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार जो है धारा 208 के अंतर्गत या रजिस्ट्रार द्वारा क्या करेगी, एक विशेष प्रस्ताव पास करेगी। ठीक है, जो सार्वजनिक हितों की जांच करेगा, और सार्वजनिक हितों की जांच करने के लिए वो ये आदेश दे सकती है निरीक्षकों को कि आप उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा प्रार्थना राशि वापस लौटाने के संदर्भ में। प्रार्थना राशि मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं उनको लेने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और उसकी जो राशि है वो दी है, तो इस कंपनी का ये दायित्व बनता है अगर वो शेयर उसको इशू नहीं कर पा रही किसी कारणवश सॉरी, तो निश्चित तिथि के अंतर्गत में उसकी प्रार्थना राशि को लौटाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे,
कंपनी ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करेंगे और कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा न्यायिक जो कंपनी प्राधिकरण है उसके द्वारा जो है कंपनी को 1,000 रुपये प्रतिदिन भूल के लिए दिया जाएगा। कई बार कंपनी कहती है कि हमसे भूल हो गई, हमने नहीं दे पाए, तो 1,000 रुपये जितने दिन भी रहेगा वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सूत्रधारी और सहायक कंपनी के बारे में। सूत्रधारी यानी कि जो होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अगर मान ले कोई होल्डिंग कंपनी है, सूत्रधारी कंपनी है और जो सहायक कंपनी है, मेन चीज ये है उसमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी के पास में 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। अगर किसी कंपनी के पास में 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि ये जो कंपनी है इस कंपनी पर कोई केस किया जा सकता है या ऐसा कुछ। अब देखना ये होता है कि विशेष परिस्थितियों में कंपनी के आवरण का पर्दा हटा करके कि इसके जो वास्तविक स्वामी है वो कौन है। तो दोस्तों ये जो अब आज हमने अध्ययन किया है कंपनी के आवरण के पर्दा हटाने के संदर्भ में लेकर के, तो आशा करता हूँ ये प्रत्येक केस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के माध्यम से बहुत इजीली समझ में आया था और आपको लिखना भी होगा एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स आप ले पाएंगे। और वीडियो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है और धीरे धीरे पार्ट 3 भी लेके आएंगे। आप अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, फिर हम पार्ट 3 वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।